नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से फ्रेंड्स हम इस चैनल पर एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। जो भी फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन है वो पिछले एग्जाम से उठाए गए हैं, जो अपकमिंग एग्जाम में संभावना रखते हैं वापस आने की, या फिर उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये इसका सेट 1 है और इस तरह के हम लगातार सेट आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट जीके के और जीएस से संबंधित लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये शुंग वंश से संबंधित है। क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो पुष्यमित्र शुंग था वो शुंग वंश का संस्थापक था। इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश किस टाइप का वंश था, किस टाइप की यहाँ पे डायनेस्टी थी? तो याद रखिएगा यह एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी और काफी समय तक इसने भारत में रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन सा राजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वसुदेव कण्व जो था वह कण्व वंश का संस्थापक था। और जो भूमि मित्र हो, ये नारायण हुआ और सुशर्मा हुआ, ये बाद में इस कण्व वंश के शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सातवाहन, जिन्हें हम आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं, इस डायनेस्टी का संस्थापक कौन सा राजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजा सिमुक। राजा सिमुक जो थे उन्होंने आंध्र सातवाहन या सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? कुषाण एक डायनेस्टी थी, बाहर की डायनेस्टी थी। इन्होंने भारत पे काफी समय तक राज्य किया और इनमें से एक राजा था जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इनका जो कार्यकाल था वह काफी ज्यादा चर्चित रहा उस समय के हिसाब से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा कनिष्क। राजा कनिष्क जो थे कुषाण वंश से संबंधित थे और इन्होंने अपने मृत्यु से पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शैली होती हैं, उनमें से एक गांधार शैली है, एक मथुरा शैली है। गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा भारत यानी कि इंडो और ग्रीक, यानी कि इंडो ग्रीक जो शैली है, इंडो ग्रीक जो स्टाइल है मूर्ति बनाने की, उसे हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं। गांधार शैली में क्या होता है? काले पत्थरों का यूज किया जाता है। किसका? काले पत्थरों का यूज किया जाता है। और जो ग्रीक्स थे वहां से जो भारत की स्टाइल थी और जो ग्रीक स्टाइल थी, इन दोनों को मिला करके एक जो मिक्स स्टाइल बनी उसे हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो मथुरा शैली होती है वह प्योर इंडियन स्टाइल में होती है। इसमें बुद्ध की, जैन्स की, यानी कि जो महावीर जैन हैं उनकी मूर्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किस राजा के चिकित्सक थे? यानी कि किस राजा के कार्यकाल के चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो राजा कनिष्क थे, कुषाण वंश से संबंधित थे ये, इनके ही दरबार में जो चरक थे चिकित्सक, इनको शरण दी गई थी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसको हम जानते हैं चरक संहिता के नाम से। चरक संहिता जो पुस्तक है यह आयुर्वेद से संबंधित है, सर्जरी से संबंधित है। आयुर्वेद में किस किस प्रकार की सर्जरी की जा सकती है, इससे संबंधित ये पुस्तक है जिसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? यानी कि कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, जिस समय वह राजा था उस समय उसने राजधानी किस नगर को बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पौरुषपुर, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा पुरुषपुर। पुरुषपुर जो थी वो राजा कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पतंजलि किसके राज्य में थे या किस राज्य के दरबार के चिकित्सक थे? क्योंकि पतंजलि का संबंध भी आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शुंग थे उनके जो राज्य वैद्य हो आप कह सकते हैं या फिर चिकित्सक कह सकते हैं, वो थे पतंजलि। इन्होंने योग के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, जैसे योग वशिष्ठ हो गया। आजकल जो आप योग देख रहे हैं उसका जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो पतंजलि जी के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार। तो कई लोग इसमें डाउट कर जाते हैं कि गुप्तों ने चलाई होंगी, लेकिन गुप्त में अमाउंट ज्यादा था, सबसे ज्यादा अमाउंट था स्वर्ण मुद्राओं का। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स जो थे, जब वो आए और उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण की मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का संग्रह मिलता है? कुषाणों से संबंधित जो मूर्तियां थी
वह किस संग्रहालय में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में कुषाणों की मूर्तियों का संग्रह मिलता है और ये जितनी मूर्तियां हैं मोस्ट ऑफ दी केसेस में मथुरा आर्किटेक्ट स्टाइल पर ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट न्यूज में आप सुनते रहते होंगे, इस समय चाइना का जो सिल्क रूट है वो काफी न्यूज में रहता है, और लेकिन इससे पहले भी हमारे पास सिल्क रूट था, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजा कनिष्क। राजा कनिष्क ने सबसे पहले व्यापारियों के लिए और आम जो व्यक्ति हैं जो व्यापार से संबंधित छोटा मोटा व्यापार करते हैं उनके लिए सिल्क रूट की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ध्यान रखिए, कलिंग का पूछा गया है। कलिंग जिसे अशोक ने हराया था, आक्रमण किया था, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उस समय राजा कौन था उस डायनेस्टी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कलिंग का राजा था खारवेल। राजा खारवेल था उस समय कलिंग का राजा, और यह उस समय के जो कलिंग क्षेत्र का सबसे महान शासकों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? खारवेल ने किस जो अभिलेख है उसकी स्थापना करवाई थी, उसका वहां पर नाम मिलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हाथी गुम्फा। ये उड़ीसा में स्थित है, हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है, और ये किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चेदी वंश। चेदी वंश जो था उसका जो राजा था खारवेल काफी महान शासक था, इसने अशोक के साथ युद्ध भी लड़ा था जिसमें इसको पराजय मिली थी, तो याद रखिएगा चेदी वंश से संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन है आपके लिए, हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक हैं वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com पर। तो एक बार जाके आप जरूर विजिट करिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको काफी ज्यादा जो मटेरियल है, एकदम क्रीम मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश हाल यहाँ पे राजा का नाम है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणादय ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की स्थापना की थी? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृहत कथा। वृहत कथा को सातवाहन नरेश हाल काफी प्रतापी राजा थे, और इनकी जो रुचि थी वो साहित्य में भी काफी ज्यादा थी। इन्होंने संगीत से संबंधित भी काफी ग्रंथों की रचना की है, जैसे एक रचना है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती भी राजा हाल की रचना है, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं बृहत कथा मंजरी, पूरा नाम है बृहत कथा मंजरी, भी हाल की जो है रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, इनमें से कौन सा था? तो ये हो जाएगा बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया जो रीजन है वह उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित था और भारतीय यूनानी का राज था। यहाँ पे यूनानियों ने कब्जा किया हुआ था। जब सिकंदर आया था तो उसने अपने जो एक उसके साथ जो सेनापति रहते हैं वहां पर उसको अपना राज्य दिया था, और वो जो एरिया था वो बैक्ट्रिया रीजन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? शुंग काल में निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भराहुत का स्तूप। ये एमपी में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, और इसका जो निर्माण हुआ वह शुंग काल में हुआ। हालांकि शुंग ने काफी ज्यादा जो चैत्य थे, विहार थे, ऐसा सुनने को मिलता है, जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था ताकि ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित किया जा सके। लेकिन बाद में कुछ खोजों से और कुछ प्रमाणों से यह भी पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं था। इन्होंने काफी ज्यादा, जैसे जो सांची का स्तूप है, इसके जो तोरण का द्वार है ये शुंग काल के निर्माण में ही किया गया था। भरहुत का स्तूप यहाँ पर बनाया गया था, और कई सारी जो आर्किटेक्चर की स्टाइल्स हैं, जैसे मथुरा स्टाइल, गांधार स्टाइल, उसमें बौद्ध की मूर्तियां, बौद्धों से संबंधित जो भी साधना पद्धतियां, उनका संरक्षण इस काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासन काल में स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर चलाई गईं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कडफिसिस। कडफिसिस सेकंड के टाइम पे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई गईं, और ये किस से संबंधित थे? तो याद रखिएगा कुषाण शासक थे, ये कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश से कनिष्क भी संबंधित था, जो कि काफी प्रतापी राजा था, और इसने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
इसका राइट आंसर है ए, गोंदो फिरनस। गोंदो फिरनस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंदो फिरनस के कार्यकाल में जो ईसाई धर्म प्रचारक है सेंट थॉमस, वो आया था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो जो सातवाहन, जिन्हें हम आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, इनकी राजधानी क्या थी? पैठन। पैठन थी आंध्र सातवाहनों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण यानी कि रिटन स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है, वो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ के हमारे रिटन जो स्टेटमेंट हैं वो अवेलेबल नहीं है। खुदाइयों से जो आप छोटे छोटे जो औजार मिलते हैं, जो उनकी खाना खाने की जो पद्धति थी, मटके मिलते हैं, उन्हीं से पता लगाया जा सकता है कि लाइफस्टाइल कैसी थी, लेकिन रिटन विवरण किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू एनिमल बनाया था? तो ये तो आप सबको पता होगा, जो कुत्ता था उसको सबसे पहले अपना पालतू एनिमल बनाया था। किस काल में? आदि मानव ने सर्वप्रथम। और किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिए गए हैं? सूत्र दिए गए हैं। किसके लिए? वेदिकाओं के निर्माण के लिए। वेदिका किस लिए उपयोग होती थी? तो आप याद रखिएगा, वेदिका यूज होती थी यज्ञों के लिए। तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग वेदिका बनाने का प्रचलन था। उनकी उनके कोण कैसे होंगे, उनकी ज्यामिति कैसी होगी, उनका आकार कैसा होगा, जो लकड़ियों को रखने का क्रम होगा वो कैसा होगा, वो सारा सब कुछ शुल्ब सूत्र में दिया गया है। और इसी के लिए जो ज्यामिति है वहां पर यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव काल किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उच्च पुरा पाषाण काल। जो अपर पैलियोलिथिक एज थी, उसमें आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव हुआ था। सबसे पहले क्या आती है? निम्न पुरा पाषाण काल आता है। फिर उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक यानी कि मीजो इसको बोल देते हैं। और सबसे बाद में आता है उच्च पुरा पाषाण काल, जिसमें हम जो इस समय के जो मानव हैं उनका उद्भव विकास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये जो कालक्रम का हमने बांटा है, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद सीधा आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो किया गया था कॉपर यानी कि तांबा का। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में अंतर्गत संस्कृतियों को रखा जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन प्रकार की संस्कृतियों को रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाषाण। पाषाण जो संस्कृति थी, जहां पे मानव जो है वह पत्थरों का उपयोग करके हंटिंग करता था, अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके लिए पाषाण का यानी कि स्टोन्स का ही यूज करता था। तो ये किसमें रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल में। इस समय लिपि का जो भी प्रकार का लिपि या फिर कम्युनिकेशन के जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते हैं, लिखित विवरण नहीं प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये सभी, यानी कि चावल, जौ और गेहूं, यानी कि इन तीनों का उपयोग किया था मानव के द्वारा सबसे पहली फसल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक व उपभोक्ता कब बन गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में फसलों का ज्ञान हो गया था, कृषि का ज्ञान हो गया था, उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लग गया था, और जिस भी प्रकार का जो उपभोग है वो भी हमारा बढ़ने लग गया था। तो धीरे धीरे ट्रेडिंग की समझ इस समय तक विकसित होने लगी थी। ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई थी कि हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग की समझ मानव को विकसित होने लग गई थी। तो मानव जो है वह सबसे बड़ा उस समय का उत्पादक और उपभोक्ता बन चुका था। किसका? फसलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरातत्वविद यानी कि पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो किसने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज? किसने की थी? जो हड़प्पा स्थल था ये था दयाराम साहनी जी ने की थी। दयाराम साहनी जी ने फ्रेंड्स जो हड़प्पा के उत्खनन हैं वो उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। नवपाषाण काल के बाद, मैं आपको समझाता हूं, नवपाषाण काल के बाद सीधा आता है ताम्रपाषाण काल। इसके बीच का जो कार्यकाल है वो हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कालों का जो हमने विभाजन किया है वो ऐसा नहीं है कि आज रात में सोए तो नवपाषाण काल था और सुबह उठे तो ताम्रपाषाण काल हो गया। एक काफी बड़ा एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसमें धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता यहीं से डेवलप होना चालू हुई थी, तो इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तक की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ये सब आपको पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट आंसर है ये मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से, जिसे हम मृतकों का टीला बोलते हैं, किसका? मृतकों का टीला बोला जाता है, यहां से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है नर्तकी की। और ये किससे बनाई गई है? तो मोम विधि से बनाई गई थी। ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसे किस विधि से बनाया गया था? तो लॉस्ट वैक्स मेथड इंग्लिश में बोले तो, या फिर मोम विधि से ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? पुरुष सूक्त काफी न्यूज में रहता है क्योंकि इसमें जो वर्ण है उनका विभाजन किया गया है, वर्णों का विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मिलता है पुरुष सूक्त, जहां पर वर्णों का विभाजन किया गया है, विस्तार से किया गया है कि कैसे कैसे वर्ण डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है वह बताता है गौतम बुद्ध के निर्माण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह, यानी कि हम बोल सकते हैं आत्महत्या उसने कर ली थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? जयपाल। जयपाल ने लगातार तुर्कों से आक्रमण जब स्टार्ट हो गए थे, ये जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके पहले का जस्ट भाग है, थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन, जैसा मैंने कि बताया। ऐसा नहीं होता है कि आप आज सोए और सुबह उठे तो मेडिवल लग गई, एक ट्रांजिशन जोन होता है ये। तो कहीं कहीं पे इसे एंशियंट में रखा जाता है, कहीं कहीं इसे मेडिवल में डाल दिया जाता है। तो ये जो जयपाल वाला बंगाल का शासक था, ये इसने बार बार तुर्कों से पराजय का सामना किया और ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो उपनिषद किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं क्या? उपनिषद। टोटल संख्या कितनी है इनकी? तो मूल रूप से 11 हैं, लेकिन अगर आप अदर उपनिषदों को भी काउंट कर लेंगे जो कि मिक्स हैं, वेदों की मिक्स हैं, अन्य उपनिषदों की मिक्स हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 108। लेकिन याद रखिए 11 जो मूल हैं, 11 मूल उपनिषद हैं जो वैदिक काल से चली आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मगध की राजधानी लगातार चेंज होती रही, काफी बड़ा साम्राज्य था, कई राज्य आए जहां पे जिन्होंने इस पर शासन किया था मगध पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गिरिवज्र या फिर राजगृह। राजगृह को कहीं कहीं गिरिवज्र भी बोला जाता है, कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा रहता है, तो मैंने दोनों नाम ले लिए हैं। राजगृह थी प्रथम राजधानी मगध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप सारे कथन को देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको पता लगेगा। राइट जो आंसर है इसका फ्रेंड्स, सुरकोटदा और धौलावीरा दोनों गुजरात के कच्छ में स्थित हैं, ये इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, सुरकोटदा और दो जो धौलावीरा हैं वो कहां पर स्थित हैं? दोनों गुजरात के कच्छ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किस राजा ने बनाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। उदयन जो था मगध का जो राजा था, उसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयनित किया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मीमांसा से। जो हमारे दर्शन के जो षड स्कूल हैं, बोले हम बोल सकते हैं 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, उसमें से डिफरेंट टाइप के हमारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं, जिनमें से एक का आता है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत जो है वह किस दर्शन से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह संबंधित है मीमांसा दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 16 महाजनपद हैं उनकी सूची किस ग्रंथ में मिलती है?
तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ये एक बौद्ध ग्रंथ है जहाँ से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। साथ ही साथ एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से भी हमें मिलती है किनकी, 16 महाजनपदों की जानकारी। और भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, जहां से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें अंगुत्तर निकाय दिया हुआ था, तो अंगुत्तर निकाय आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी कि मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स का वर्णन किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो जंतर मंतर है, टोना टोटका है, जादुई माया और वशीकरण है, इससे संबंधित जिस भी प्रकार के सूत्र हैं या और मंत्र से संबंधित यहाँ पर विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था वैदिक युग में, और यह किससे संबंधित था, जौ से। अगर आप अभी भी किसी गांव में, कहीं गांव में जाएंगे और यहाँ बोलेंगे तो यवज यवज करके यवज बोला जाता है इसको, कहीं पे यमन बोला जाता है जौ को, तो याद रखिएगा यव बोला जाता था जौ को, कहाँ पे, वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद। घनानंद जो था वह किसका समकालीन था? तो जब सिकंदर महान था उस समय समकालीन था। घनानंद का किस डायनेस्टी से संबंधित था? तो नंद वंश की डायनेस्टी से ये संबंधित था। बाद में इसका जो लड़का है महापद्मनंद वो बना, और उसी की हत्या करके जो था मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, छठी सदी ईसा पूर्व में। छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप कथनों को पढ़िए। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। एक्चुअली में गाय का विवरण मिलता ही नहीं है, तो मुहरें कहाँ से प्राप्त होंगी? और दूसरी चीज, मुहरें नहीं मिली हैं, वहां पे मिलते हैं स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट के जो विवरण है, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, उसका जो साक्ष्य है वो मिला है, ना कि मुहरों का। और गाय का प्रमाण तो मिला ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा बैलों का प्रमाण मिलता है, बैलों का प्रमाण मिलता है इस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? यानी कि क्या हुआ, जो काव्य शैली है, काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वह किस अभिलेख में मिलता है? तो याद रखिएगा जो रुद्रदमन के अभिलेख हैं, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख काफी ज्यादा फेमस है, वहां से काव्य शैली का जो नमूना प्रतिलेख है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। किस प्रकार के समाज पर जो था वह प्रभाव डाला था, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर है महिला एवं शूद्रों पर। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का जो मुख्य कारण था उदय का, वो यही था, जो निम्न जाति के लोग थे, निम्न वर्ण के लोग थे, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। तो बुद्ध धर्म के उदय के बहुत सारे कारणों में से एक प्रमुख कारण था उस समय महिला और शूद्र। तो उनका जो मेन फोकस था, महात्मा बुद्ध का जो मेन फोकस था, वह महिला और शूद्रों पर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, घोड़ा। घोड़ा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। और काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा कंतक इनका नाम था। क्या नाम था? कंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, यानी कि किस प्रकार के जो मानव की प्रजाति है वह किसका पूर्वज है, जो अभी जस्ट हमने क्रॉस की है आधुनिक मानव ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रो मैग्नन मानव। यानी कि क्रो मैग्नन मानव का जो है पूर्वज है जो भी आधुनिक मानव है, यानी कि होमो सैपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, काफी बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा किया था, सबसे पहले भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच
भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? यानी कि भारत और रोम के बीच जो भी व्यापारिक संबंध थे वो किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अरिका मेडू। अरिका मेडू एक बंदरगाह था, एक काफी अच्छा सोर्स था। उस समय जो ट्रेडिंग होती थी हमारी रोम के साथ, चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था उस समय दक्षिण भारत का। तो यहीं से हमें भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो यहाँ तो आप ऑप्शन देख के ही एलिमिनेट करके आसानी से बता पाएंगे। क्या तक्षशिला था? तो हाँ, तक्षशिला था, काफी इंपॉर्टेंट जो विद्या का केंद्र था। चाणक्य यहाँ से संबंधित थे। विक्रमशिला भी सबसे जो कह सकते हैं उस समय जो छोटा था, सबसे छोटा था, वह विक्रमशिला ही था। फिर नालंदा विश्वविद्यालय तो सब कोई जानता है। कौशाम्बी नहीं था। कौशाम्बी से मतलब क्या हुआ, जो प्रयागराज वाला स्थल है वहां पर किसी भी प्रकार के विद्या का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वह आप बोल सकते हैं अवग्रह होकर के या अपभ्रंशित होकर के देवनागरी लिपि बनी, और जो भाषा हमने बोली वो हिंदी बोली। ब्राह्मी लिपि किसकी है? संस्कृत जो आप हैं उसको अगर देवनागरी लिपि हम ना बोलें तो ब्राह्मी लिपि उस समय के संस्कृत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो ये तो आप सबको पता होगा, शून्य की खोज किसने की थी? जो आर्यभट्ट थे उन्होंने शून्य की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज हमने यूज किया था मानवों ने, लेकिन सर्वप्रथम उपयोग में जो लाए गए हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, तो ये तीनों फसल ही थी, चावल हो गया, गेहूं हो गया और जौ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो ये आपके ऑप्शंस है, यहाँ पर जो उपकरण हैं वो दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, यानी कि जो कब्रें थी वो हमें बताती हैं कि महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो भी था, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का जो लिंक था वो हमें बताता है क्या? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको मैचिंग दी गई है और इनमें से 3 सही हैं, एक कोई सही नहीं है। वो कौन सा है? हरिशेन प्रशस्ति। हरिशेन प्रशस्ति राजा हर्ष से संबंधित नहीं है। वहीं रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भावभूति वो कन्नौज के यशवर्धन से संबंधित है, और दंडी जो है वो नरसिंह वर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां काफी फेमस है बच्चों के बीच में, और इसे लिखा किसने था? तो विष्णुगुप्त थे, विष्णुगुप्त शर्मा थे, उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों को लिखा था। और ये प्रेरित किससे थी? तो जो ईरानी जो कहानियां हैं उनसे कुछ कुछ प्रेरित थी। इसका जो अनुवाद है वह 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदमन। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है काव्य शैलियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स पढ़िएगा, न्यूमिस्मैटिक्स नहीं है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। जो प्राचीन काल में किस प्रकार के सिक्के चलते थे, सिक्कों में किस प्रकार की धातुएं यूज की जाती थी, जो शिलालेख थे, शिलालेख हालांकि पत्थरों के होते थे, लेकिन जो ताम्रपत्र हो गए, कांस्य पत्र हो गए, उनमें किस किस प्रकार की धातुओं को और मिलाया जाता था, मूर्तियों किस किस प्रकार की धातुओं की मिलाई जाती थी, तो इन सब को मिला करके जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। लेकिन इसमें मेजर जो पोर्शन ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है सिक्कों पर। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पुडुकी नाम के द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अरिका मेडू। अरिका मेडू
एक बंदरगाह था दक्षिण भारत में। अभी हमने इसको देखा कि भारत और जो रोम थे उनके बीच एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस था ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो एरिथ्रियन ऑफ द पेरिप्लस सी था, यानी कि लाल सागर का भ्रमण, उसमें अरुकामेडी का उल्लेख दिया जाता है। ये जो फ्रेंड्स पुस्तक है ये काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो अभी इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं कि यह किसने लिखी है, तो ये अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नारायण पंडित। नारायण पंडित हैं हितोपदेश के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाकर रखते थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर से दक्षिण की ओर रखा जाता था मृतकों को। कहां पे? महाराष्ट्र के लोगों के बीच में। किस काल में? ताम्राश या ताम्रपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भरत मुनि थे उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। यहाँ पर नाट्य शास्त्र से संबंधित केवल आप नृत्य से मत समझिएगा। यहाँ पे नाटक हो गया, नाटक का साहित्य हो गया, नृत्य हो गई, नृत्य की अलग अलग प्रकार की कलाएं हो गई, संगीत कैसे नाटक से जुड़ता है, नृत्यों से जुड़ता है, उन सब का एक विस्तृत विवरण दिया गया था भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो भीमबेटका पड़ता कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। भोपाल के पास एक जगह है भीमबेटका। अगर आपको मौका मिले यहाँ पर जरूर जाइएगा। जो प्राचीन काल से संबंधित यहाँ पे साक्ष्य हैं, अवशेष हैं, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बनाया हुआ है। वहाँ पे गाइड मिलता है, आपको पूरा समझाता है। इसका राइट आंसर क्या है? गुफाओं के शैल चित्र। वहाँ छोटी छोटी गुफाएं हैं जहाँ पर जो पुराने मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को दिखाया गया है। वहाँ पर कुछ आपको ऐसे ऐसे चित्र मिल जाएंगे, हंटिंग के, गैदरिंग के, खाना खाने के, साथ ही साथ में जो उनकी साधना पद्धति थी उनके भी अवशेष कहीं कहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको मैच दिया गया है, इसमें से 3 सही हैं और बाकी जो एक है इनमें से एक गलत है। तो क्या रामेश्वरम तमिलनाडु में है? हाँ जी, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारिका या बेट द्वारिका जिसे बोलते हैं, गुजरात में है। सारनाथ मध्य प्रदेश में है? नहीं, सारनाथ मध्य प्रदेश में नहीं है, यह वाराणसी के पास पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में। और महाकाल मंदिर उज्जैन का, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर काफी ज्यादा फेमस है बुद्धिज्म के लिए। याद रखिएगा कहाँ पर है? कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का जो मंदिर है वह स्थित है। अच्छा, एक आप काम करिएगा, आप गूगल मैप में डालिएगा इसे, आप इसे गूगल मैप में डालिएगा। काफ़ी ही ज़्यादा जो इसका प्रांगण है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। आपको एक पंचनुमा शैली में एक बहुत ही बढ़िया मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर कभी जाने का मौका मिले तो कंबोडिया जरूर जाइएगा और अंकोर वाट मंदिर को विजिट करिएगा। बुद्धिज्म का काफ़ी अच्छा सेंटर था उस समय का, जिस समय ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन थे? भावभूति। भावभूति ने मालती माधव लिखी थी और इन्हीं की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। मतलब पुरापाषाण काल में जो आदि मानव था, आज तो हमारे पास मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, गेम्स हैं, पबजी है, लेकिन उस समय कैसे करता था आदमी मनोरंजन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकार करके। क्योंकि जंगलों की उपलब्धता थी, मानव भी जंगल में रहता था। अपने जो औजार थे, जो पत्थरों के औजार थे, उनका उपयोग करके मानव क्या करता था? अपना मनोरंजन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ये जो दिया गया है मानव के जो टाइप्स हैं, किस तरह से मानव इवॉल्व हुआ, इनमें से सबसे ज्यादा नवीनतम किसे समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव। अभी हमने डिस्कस किया था कि होमो सैपियंस किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, अपने मतलब किस प्रजाति के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो क्रो मैग्नन के ही नजदीक था, और जबकि सबसे नजदीक था तो ये सबसे नवीनतम समझा जाएगा। जबकि जो नियंडरथैलस हैं, पिल्टगन मानव है या फिर हिडलबर्ग मानव है, ये काफ़ी मतलब उसके पहले से, जब मानव विकसित हो रहा था एप्स से धीरे धीरे करके, उसके बीच के ये ट्रांजिशन जोन के मानव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ताम्रपाषाण काल। जो चालको है यह ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में तांबा बोला जाता है, कॉपर बोला जाता है। तो चालकोलिथिक एज को ही हम ताम्रपाषाण काल बोल देते हैं।
इस समय में मानव को जो था धातुओं में कॉपर का ज्ञान हो चुका था और सबसे पहली धातु थी जिसे मानव ने यूज़ किया था अपने विभिन्न प्रकार के शिकार में, अपनी जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को दिया जाता है इतिहास के पिता की पदवी, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री है वह इन्हीं के नाम से ही उठाई गई है, हेरोडोट से ही उठाई गई है हिस्ट्री, तो इन्हें इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भास। जो कवि भास थे, कवि भास ने स्वप्न वासव दत्ता लिखी थी। काफ़ी ही फेमस ग्रंथ है ये। इसको किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वो भी कौन सी संस्कृत? तो वैदिक संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो ये नदियों का दिया गया है, इनमें से किसके बीच जो था वो तक्षशिला स्थित था? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिंधु और झेलम नदी के बीच था तक्षशिला स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म दर्शन। यहाँ पे जो मुख्य विषय, मुख्य पढ़ाई की जाती थी वो बौद्ध धर्म दर्शन की जाती थी, लेकिन और भी छोटे मोटे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स थे, आप कहेंगे डिपार्टमेंट्स आज के समय पे, तो लगभग लगभग हर क्षेत्र की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो प्राइमरी फोकस होता था, जो ये प्रसिद्ध था, वो था, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, वहीं जो आईआईटी बॉम्बे है वो मान लीजिए सीएस के लिए फेमस है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्रसिद्ध किस लिए था? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म दर्शन के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहाँ बाकी के डिपार्टमेंट नहीं थे या बाकी की शिक्षाएं नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये एक क्वेश्चन आ गया मॉडर्न का, तो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने किया था भगवत गीता का सर्वप्रथम जो ट्रांसलेशन था अलग अलग भाषाओं में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी कि उसने प्राचीन भारत के जो व्यापारिक मार्ग थे उनके बारे में किसी भी प्रकार का कोई विवरण नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मिलिंद पनाहू। मिलिंद पनाहू ने फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का जो भारत के व्यापारिक मार्ग थे उन पर किसी भी प्रकार का विवरण नहीं दिया है। जबकि जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य मेनली दक्षिण भारत से संबंधित है, तो इसने तो दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो ताम्रलिप्ति हो गए, अरकामेडु हो गए, मदुरई हो गया, ये मुख्य केंद्र थे व्यापार के। वहीं जातक साहित्य, यहाँ पे जातक कहानियाँ हैं, जातक कहानियों के माध्यम से भी व्यापारिक मार्गों पर जो विवरण है वो दिए गए हैं। यानी लेकिन मिलिंद पन्हो में किसी भी प्रकार का, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये दर्शन से संबंधित है। ठीक है, दर्शन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिलती है प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति, मुहर जो है वो कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर भगवान शिव का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो पशुपति के रूप में दिखाया गया है। आसपास घोड़े हैं, हाथी हैं, बैल हैं, और हम जानते भी हैं कि जो भगवान शिव हैं उन्हें जो पशु हैं उनका राजा बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये हमने देख लिया था कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग, जैसे विशाल अन्नागार हो गया जिसे ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं, कहीं से मनके मिले हैं, कहीं से स्टेलेक्टाइट मिले हैं, कहीं से लिपस्टिक मिली है, चौदाड़ों से लिपस्टिक मिली है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कांसे की नर्तकी हो गई, विशाल अन्नागार हो गया, लिपस्टिक हो गई, जुते हुए खेत हो गए, काले घोड़े हो गए, घोड़ों के साक्ष्य हो गए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी असत्य है? तो ये यहाँ पे मैच ऑफ द कॉलिंग आपके लिए दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है, सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। लेकिन हड़प्पा जो है वह सिंधु नदी के किनारे नहीं है, ये किसके है? रावी नदी के किनारे स्थित है।
किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ए, हड़प्पा सिंधु के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है, जो एक मान्य तिथि है वो किसे माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो कब से माना जाता है भारत का मूर्ति पूजा का आरंभ? तो गुप्त काल में मंदिर बनने लग गए थे, मंदिरों के साक्ष्य गुप्त काल से ही प्रारंभ हो गए थे, और जब मंदिर बनेंगे तो यहाँ पर मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो दो जो वैदिक काल है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक ऋग वैदिक काल हो गया और एक उत्तर वैदिक काल हो गया। तो इसमें पूछा गया है ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे प्रकृति की पूजा। ठीक है, याद रखिएगा किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे? हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये अब काफी हद तक गलत है, लेकिन जब तक हमारे पास आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी, यानी कि आर्य बाहर से आए हुए थे, तब तक ये क्वेश्चन सही माना जाता था। लेकिन हाल ही के प्रमाणों में ये साबित हुआ है कि आर्य कहीं से आए नहीं थे, ये यहीं के निवासी थे। तो लेकिन फिर भी देखते हैं ये सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है, सप्त सैंधव प्रदेश मतलब जो सिंधु घाटी से लेकर के यमुना तक का जो क्षेत्र है, यमुना तक का जो क्षेत्र है उसे हम सप्त सैंधव प्रदेश बोलते थे। ऋग्वेद में इसका विशिष्ट करके सप्त सैंधव प्रदेश का विवरण दिया गया है। तो याद रखिएगा सप्त सैंधव प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो ये भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया माइनर। मूल स्थान क्या था? एशिया माइनर। हालांकि अब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है, काफी पहले हटा दिया गया था ये, क्योंकि पीवाईक्यू है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए उठा के लिए लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र संबंधित है, जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वह किससे संबंधित है? तो ये मिलता है हमारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? आप मुझे चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगा कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का जो विवरण है वो मिलता है। और ये जो मंत्र है ये किससे संबंधित है? तो सावित्री से संबंधित है गायत्री मंत्र, उनको संबोधित करता है, उनकी स्तुति के रूप में है। ऋग्वेद में इसका साक्ष्य या प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांडुकोपनिषद, यानी कि मुंडकोपनिषद से ली गई है सत्यमेव जयते की उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सोम। जो सोम है, यानी कि जिसे हम चंद्रमा आज के समय पर बोलते हैं, शीतलता का प्रतीक है, ये शीतलता का प्रतीक है। मैं आपको ऋग्वेद के हिसाब से बता रहा हूं, उस समय शीतलता का प्रतीक माना जाता था। तो यह नवा मंडल जो है यह इन्हीं को संबंधित है, जो सोम है, देव सोम है, उनको संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? काफी इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? जैसा कि मैंने आपको बताया वैदिक काल में दो थे, एक ऋग्वैदिक काल था और फिर आया उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, उसकी काफी स्तुति मिलती है, कई बार इसके नाम का जिक्र मिलता है, इवन कि सबसे ज्यादा जो देवों में सबसे ज्यादा इंद्र का नाम मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते सिचुएशन चेंज हो गई, तो किस देवता ने इसका स्थान ले लिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रजापति। प्रजापति ने इसका जो स्थान है इंद्र का ले लिया था। आपने सुना होगा प्रजापति दक्ष, उन्हीं की कहानी उत्तर वैदिक काल में धीरे आकर इवॉल्व हुई। क्या पता वहां पे उस समय प्रजापति रहे हों, उनकी स्थिति में ये लिखा गया हो। और प्रजापति का मतलब क्या होता है? जो पूरी धरा का स्वामी हो, यानी कि पूरी पृथ्वी का स्वामी हो, उसे हम प्रजापति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथनों को चुनिए। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है, इसमें से 3 सही हैं, एक कोई गलत है। इसमें क्या है? इसमें आपको नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और जो आज के नाम है वो दिए गए हैं। तो क्या वितस्ता को झेलम बोला जाता था? तो बिल्कुल सही है, वितस्ता को हम झेलम बोलते थे। परुषणी जो नदी है वह रावी को बोला जाता था। शत्रुद्री स्वात को नहीं बोला जाता था, ये सतलुज नदी को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? सतलुज नदी को बोला जाता था शत्रुद्री। और विपाशा व्यास को बोला जाता था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसकी रचना जो है गद्य और पद्य में की गई है। इसके दो भाग भी हैं, जिसे हम एक शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं और एक को हम कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। दो पार्ट में है और इनमें से एक पार्ट जो है गद्य में है और दूसरा पार्ट पद्य में है। दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे? यजुर्वेद इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महाजनपद दिए गए हैं, 16 महाजनपदों में से 4 दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो देखते हैं सही है कि, तो कुरु जो है, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो ये राइट है। चेदी की क्या पोटली थी? नहीं, चेदी की पोटली नहीं थी, ये यहाँ पर गलत है। मगध की गिरिवज्र थी, बिल्कुल सही है, मगध की गिरिवज्र थी। और मल्ल की कुशावती थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, चेदी की पोटली राजधानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उदयन। उदयन या फिर उदय भद्र हम इसे बोलते हैं, यह पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। संस्थापक से मतलब क्या है? सबसे पहले पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया वह किसने बनाया था? उदयन ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? यानी कि कुणिक जो है वह किस शासक ने उपाधि अपनी धारण की थी? तो यह था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने कुणिक नाम की जो उपाधि थी वो धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? धनानंद यानी कि घनानंद का, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिकंदर के समय जो समकालीन था मगध का, उस समय नंद वंश का कौन सा शासक था? तो धनानंद उस समय समकालीन था सिकंदर का। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा। मैंने पीवाईक्यूज भी बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड लिए हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में, आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकें, सिलेक्टेड हो सकें। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। काला अशोक की राजधानी क्या थी? काला अशोक राजा था, यहाँ पर ये किसी शहर का नाम नहीं है। काला अशोक इसने बौद्ध संगति भी करवाई थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से नंबर की बौद्ध संगति जो है वह काला अशोक ने संपन्न करवाई थी। इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की जो पाटलिपुत्र थी वह काला अशोक की राजधानी थी। फ्रेंड्स, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली किया होगा तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। इनके जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट का, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य की नर्तक मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, कालीबंगा, चौदाड़ो और लास्ट ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। इस तरह की सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।